दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत इस शब्द से मैं करना चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें और भगवान से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। फ्रेंड्स, जेआईबी का एग्ज़ाम, जो बैंकर्स हमारे साथी जेआईबी का एग्ज़ाम अथवा इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जो मई में होने वाली थी, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। यानी कि अभी संभावना है कि ये एग्ज़ाम मई के बजाय जून में होगा, लेकिन पूरा शेड्यूल अभी इंस्टीट्यूट ने यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ने नहीं दिया है, इसलिए अभी इस बारे में पूरी बात बताना ठीक नहीं है। फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहिए समय निकाल के, ताकि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो आप पास हो जाएं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक खबर आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कराएगा। क्यों कराएगा? कारण ये है, अभी आपने सुना होगा कि जब बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है और लगभग गवर्नमेंट के हिसाब से दो नेशनलाइज बैंक को प्राइवेट करना है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कराने जा रही है उन ग्राहकों से जिनका बैंक मर्जर हुआ है। यानी पिछले दिनों जब बैंकों का मर्जर 19 और 20 में हुआ था, जिसमें आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में देना बैंक और विजया बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में हुए थे और सिंडिकेट बैंक विद कैनरा बैंक हुए थे। कैनरा बैंक में इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में हुआ था, आंध्रा एंड कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था और लास्ट में लक्ष्मी विलास बैंक वाज मर्ज विद द डीबीएस बैंक। तो फ्रेंड्स, ये मर्जर के बाद अब रिजर्व बैंक को 1 साल बाद जब ग्राहकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि इंटीग्रेशन के काम, डाटा इंटीग्रेशन का काम 1 साल के बाद भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाया है और ग्राहकों को कभी आईएफएससी कोड के बारे में प्रॉब्लम हो रही है, कभी चेक इशू करने में प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि जो ग्राहक हैं उनको इस मर्जर के बाद बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे कराने के लिए सोचा है? उनका कहना है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट ए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेंट मर्जर्स ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स ऑन बैंकिंग सर्विसेज बीइंग अवेल्ड बाय द इंडिविजुअल्स। Among other things, the respondents will be asked whether the merger was positive from the point of customer services. The choice before the customer will be to tick one of the following options. 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। The proposed survey will cover a total of 20,000 respondents from 21 states, including Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, and Gujarat. In all, there will be 22 questions. Of the 22, a set of 4 questions has been drafted separately for assessing customer service and grievances, redress issue of the customer of branches of banks that have been merged with other banks in the year 2019 and 20। ये सर्वे कराएंगे कि ग्राहकों को मर्जर के बाद कस्टमर सर्विस में क्या दिक्कत हुई या नहीं हुई। फ्रेंड्स, मर्जर के बाद लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है उसके बारे में कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे किया जा रहा है। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन में आप 2 बातें, एक तो पहली बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको प्राइवेट एजेंसी से कराएगी। 22 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको 20,000 रिस्पॉन्डेंट से सर्वे किया जाएगा। ऐसे में और ये सर्वे जो वेंडर कराएगा वो ऑनलाइन कराएगा। आप बताइए कि 22 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कौन सा कस्टमर आपको इतना टाइम करेगा, या जो वेंडर आपको ये रिपोर्ट देगा वो कितना हद तक सही देगा, और इस पे कम से कम करोड़ों रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खर्च करेगी। 2 बातें, जब से ये सरकार आई है
इन्होंने बैंकिंग सिस्टम का कबाड़ा करने को डिसाइड कर लिया है। मर्जर की आवश्यकता क्यों थी? बड़े बैंक बनाए जाए। 130 करोड़ जनता के लिए अगर 20 स्टेट ओन्ड बैंक थे तो क्या दिक्कत थी? इनको मर्ज करने में इनका सॉफ्टवेयर सेम नहीं था, इनकी जो पॉलिसी सेम नहीं थी, और डाटा इंटीग्रेशन में अथवा पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंस आए हैं, कितनी दिक्कतें आई हैं वो इंडिविजुअल बैंक ही जान रहा है। और ग्राहकों को जिस प्रकार से परेशानी झेलनी पड़ रही है, और अब आप बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि इनके जो पॉलिसी मेकर्स है तो थिंक टैंक हैं, क्या सलाह देते हैं। जैसे अब प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आप जो सोच रहे हैं, करने के बाद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर स्ट्रेटजी, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन क्या गड़बड़ थी? नीति आयोग बना के आप स्ट्रेटजी सेक्टर, आप बड़ा बैंक बना के अगर किसी कस्टमर को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो बड़ा बैंक बनाने से क्या लाभ है? अगर ये 20 इंडिविजुअल बैंक ही काम करते तो दिक्कत क्या थी और क्या दिक्कत हो रही थी? आप गवर्नेंस की बात नहीं करते हो, पॉलिटिकल इंफ्लुएंस की बात नहीं करते हो कि उसको अवॉइड किया जाए। आप केवल लकीर की फकीर तरह ऐसा काम कर रहे हो कि बैंकिंग सिस्टम का पूरा कबाड़ा हो जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट दृढ़ प्रतिज्ञ है, चाहे वो मर्जर करके चाहे प्राइवेटाइजेशन करके। फ्रेंड्स, इसके बाद एक आरबीआई ने एक और डिसीजन लिया कि आरबीआई फिक्सेस प्राइवेट बैंक एमडी सीईओ टेन्योर्स एट 15 ईयर्स, कंप्लायंस बाय 1 अक्टूबर। उनका कहना है कि गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें जो एमडी और सीईओ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो टर्म है उसको हम मैक्सिमम 15 साल रखेंगे, एट ए ग्लांस 12 साल, और अगर कोई बैंक उसको दोबारा रिपॉइंट करना चाहती है तो 3 साल का गैप हो। यानी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे अनाउंस्ड द फ्रेश रूल्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स। एज पार्ट ऑफ दिस द रेगुलेटर capped the tenure of the bank CEO, chief executive officer, to a maximum of 15 years. Issuing the latest rule, the RBI said the post of managing director, CEO, whole-time director cannot be held by same incumbent for more than 15 years. और इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स होना चाहिए। In announcing the fresh guidelines, the RBI has also brought the age restriction for the MD and CEO and the WTT post in the private banks, stating that no person can continue beyond the age of 70 within the overall limit of 70 years as a part of their internal policy. इसके अलावा दोस्तों, इसमें 3 जो प्रमुख CEO और AMD हैं उन इफेक्ट होने के चांसेस हैं। उदय कोटक ऑफ महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संजय अग्रवाल। ये 3 एमडी ऐसे हैं जो इस रूल से इफेक्ट हो सकते हैं। ये अक्टूबर में लागू होगा, 1 अक्टूबर से। देखिए क्या होता है। और चलते चलते एक कंपेरिजन LIC और बैंक अधिक क्लर्क के बीच में जो सैलरी का, दोनों का एक साथ लगभग एक साथ एग्रीमेंट हो गया, 15% फिर 16%। 5 डे वीक LIC के एम्प्लॉइज़ को मिला, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री को 5 डे वीक का बेनिफिट नहीं मिला। आपको बता दें कि अगर आप एक जो क्लर्क हैं उनका जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग ग्रास होगा बैंक का 32,025 रुपीज़ और LIC में होगा 40,923। NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक में होगा 3,515 एंड LIC में इससे ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैक्सिमम आपका BP क्लर्क हैं, बेसिक पे क्लर्क होगा, उसका LIC बैंक में होगा 65,830 65,830 और LIC में होगा 84,080 रुपीज़। मैक्सिमम BP बेसिक पे स्पेशल असिस्टेंट एंड हायर ग्रेड असिस्टेंट जो होते हैं LIC में, उनका बैंक्स में 71,670
और LIC में 1,06,10। और अगर हम बात करें रिटायरमेंट बेनिफिट की तो पेंशन एक क्लर्क का मैक्सिमम होगा बैंक में 30,560, जबकि LIC में होगा 40,605। कम्यूटेशन बैंक क्लर्क को मिलेगा, जो 37 साल सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ, 12,91,623 रुपये, जबकि LIC में मिलेगा 16,49,610 रुपये। ग्रेच्युटी बैंक क्लर्क को मिलेगा 17,73,103 रुपये, जबकि LIC के मिलेगा 20 लाख यानी 20 लाख रुपये। फ्रेंड्स, अगर पेंशन की बात करें जो स्पेशल असिस्टेंट और हायर ग्रेड असिस्टेंटों के हैं, उनमें बैंक में 31,916, जबकि LIC में 48,588। कम्यूटेशन मिलेगा 13,48,835 रुपये, जबकि LIC में मिलेगा 19,73,929 रुपये। बैंक में ग्रेच्युटी मिलेगा 18,51,752 रुपये, जबकि LIC में मिलेगा 20 लाख रुपये। यानी आप कंपेरिजन देख लिए, किसी भी मामले में, हर मामले में LIC के लोग बैंक के क्लर्क से सुपीरियर हो गए। सैलरी के मामले में काम दोनों का बराबर है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री को और इंश्योरेंस सेक्टर में एक डिस्क्रिमिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पैदा किया, जो ठीक नहीं है और भविष्य में ये दरार बढ़ने की संभावना ही है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। फिर नए अपडेट के साथ, बैंकिंग अपडेट साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू।